गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। मैं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह करे आपका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। वो सारे प्लान जो आपने किए हैं, अगर किए हैं तो वो बर आए और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाएं। आज सुबह मैंने दोबारा से महसूस किया बहुत दिनों के बाद कि जो ऐसा लगता है कि जो जून की गर्मी की धूप है वो दोबारा से लौट आई है। एक बार फिर ऐसा एहसास हो रहा था। और एक और चीज़ मैंने बड़ी महसूस की, पता नहीं शायद ये मेरे साथ चल रहा है या वैसी है, कि स्किन डिसीजेस जो है ना, ये वक्त के साथ साथ खास तौर पे इस मौसम में, शायद उसकी बारिश वजह है या पोस्ट कोविड वजह है, ये बड़ी बढ़ रही है। और कम से कम भाई मैं तो उसका बड़ा शिकार हूँ। आई वाज थिंकिंग कि मैं आज थोड़ी सी बात करूंगा और हम इस पे मेरा मतलब किसी तरह से सेकंड भी करना चाहिए। ये जो बरसात का वेदर होता है आपके बालों के लिए, स्किन के लिए कोई इतना सूटेबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों के मसाइल ट्रिगर होते हैं। सो आई गेस यू आर वन ऑफ दोस जो लोग सफर कर रहे हैं। नॉर्मली लोग सनब्लॉक का आप करते हैं? मैं कर लेता हूँ। और दूसरा बात ये भी है कि शायद पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है ना, वो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। तो उसके बाद हम ज्यादा थोड़ा वल्नरेबल हो गए अपनी बीमारियों को और अपनी इम्यूनिटी को लेकर। खैर जी, एक और आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, और हुकूमत पाकिस्तान का आज आखिरी दिन है। यकीनी तौर पे आज आखिरी दिन है। आज समरी भिजवा दी जाएगी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। और फिर उसके बाद आज हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये इत्तेहादी हुकूमत है, तकरीबन 13 जमातों पर मुश्तमिल थी। आज से 1.5 साल पहले आई थी मुल्क की तकदीर बदलने। तकदीर तो नहीं बदली, लोगों के बजट बदल दिए और बजट अब काबू में नहीं आ रहे, ऐसे बदले हैं। और उसके बाद अब इंतखाबात कब होंगे, ये सबसे बड़ी बहस है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये सबसे बड़ी बहस है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि इत्तेहादी हुकूमत के खत्म होने में चंद घंटे बाकी। बिल्कुल। निगरान वजीर आजम की आपने केयरटेकर सेटअप की बात की, तो वजीर आजम के मामले में जी मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। आज वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान अहम मुलाकात भी होने जा रही है, जिसके बाद निगरान वजीर आजम के नाम का ऐलान किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर जी अब्दुल हफीज शेख का नाम निगरान वजीर आजम के लिए मोस्ट फेवरेट कहा जा रहा है। और जराए के मुताबिक वो 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनके दोस्तों से राबते भी जारी हैं। माजी में कौन कौन और कब निगरान वजीर आजम बना जी, तो पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता है, वरना इक़्तिदार से इक़्तिदार की मुंतकिली सारी दुनिया में होती है। हमारी जमहूरियत थोड़ी सी इस लिहाज से मुख्तलिफ है। शायद हम में से कोई भी एक दूसरे पे पॉलिटिकली अभी इतना यकीन नहीं कर पाया, एतबार की वो हद कायम नहीं है। हालांकि भारत में भी ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है। दुनिया की सबसे जबरदस्त किस्म की जमहूरियत है, और यानी कि किसी मुल्क में भी नहीं है जो हमारे यहाँ है। अब देखना यह है कि कौन साहब आते हैं जो कि अगले चंद महीने के लिए, आइन तो कहता है कि 60 दिन के लिए, हालात कहते हैं कि 90 दिन के लिए, और वाकयात कहते हैं कि शायद 6 महीने या उससे भी ज्यादा हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। निगरान वजीर आजम जो भी बने, मसाइल का अंबार है, और अगरचे उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। अगर शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम बेफिक्री से अवाम के ऊपर बिजली की कीमतें ट्रांसफर करता रहे, अगर शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम, उन्होंने जिस तरह से गैस की कीमतें बढ़ाई, उन्होंने जिस तरह से टैक्सेस बढ़ाए, इसहाक डार साहब जो कि डॉलर को शिकस्त देने आए थे, जिस तरह उन्होंने पै दर पे अवाम पे वार किए और परवाह नहीं की, कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा गिला है कि अगर अवाम पे दबाव पड़ रहा है तो कम से कम कुछ उस क्लास का ख्याल करते हुए कोई अल्टरनेटिव प्लान दे दें कि जिसमें कुछ न कुछ उनके जख्मों पे मरहम हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो निगरान वजीर आजम आएगा उससे तो कोई पुरसिश ही नहीं है, उसकी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, वो तो जवाबदेही नहीं है। और एक्सपेक्टेशन भी आप अवाम इस हवाले से कुछ अच्छी ना रखे। इस वक्त महंगाई की रिकॉर्ड सतह पर है। अवाम की जो कह लेना बहुत मुश्किल हुआ है, रोजमर्रा जिंदगी उसको गुजारना, केटर करना बड़ा मुश्किल है। कीमतें बढ़ी हैं, LPG हो, बिजली हो, गैस हो, ये सारे मामला उसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं जी। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो दिन है डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जिस हुकूमत के जिस तरह से हम इंट्रो में भी बात कर रहे थे, चंद घंटे बाकी हैं। कल से जो निगरान सेटअप है इसके हवाले से कहा जा रहा है। अब तो ऑब्वियसली जिस तरह इमरान अभी मेंशन कर रहे थे कि जिस तरह ये जाती हुकूमत ने हम पे इतना एक बम गिराया है, जब ये नया सेटअप आएगा तो फिर तो चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप दुरुस्त कह रही हैं। तो पहले जो इमरान बात कर रहे थे वो भी सही है, और वो यूँ सही है कि भारत पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, और उसमें भी आप देखें कि केयर टेकर सेटअप नहीं आता। सो यू नो अर्मिला, आई वेंट टू डू माय PhD इन ऑस्ट्रेलिया। फिर मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ काम भी करता था, मैं बहुत अर्सा वहाँ पे पढ़ाता भी रहा हूँ। इट्स एन पार्लियामानी डेमोक्रेसी, वहाँ पे भी केयर टेकर सेटअप नहीं आता। गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में चली जाती है, विच मीन्स के आप कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते, आप कोई दूरदराज फैसले नहीं कर सकते, आप एलोकेशंस नहीं कर सकते, जिसको हम ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स कहते हैं, वो नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान को भी शायद अब सोचना पड़ेगा। जैसे इस वक्त आपको पता है कि
जो नया सेटअप है उसमें 4 नई चीजें जो हैं उनको लाने के लिए या करने के लिए एक तब्दीली की गई है और केयर टेकर्स के जो हाथ हैं उनको स्ट्रॉन्गर किया गया है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन पे, IMF से डील करने पे, ये PPP पे, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्डिनेंस पे। सो ये क्यों किया गया है? क्योंकि वक्त की ज़रूरत यही है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं उसमें तसलसल रखना ज़रूरी है, IMF के प्रोग्राम का तसलसल ज़रूरी है। एस्टैब्लिशमेंट एक भरपूर एफर्ट कर रही है और मैं जानता हूं कि ये कर रही है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री से कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग फ्लोज, एक तो IMF और बाकी है ना जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, एक है नॉन डेट क्रिएटिंग, मींस के अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है पाकिस्तान में, कोई आप एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करते हैं, आप कोई 28 प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको ऑफर किए जा रहे हैं, उनमें कोई इंटरेस्ट आता है, रेकोडेक में सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट आ रहा है, CPEC 2 है, सो उनका तसलसल करने के लिए भी एम्पावर किया गया है कि जो ऑन गोइंग काम है वो केयर टेकर्स कर सके। सो आई रियली एग्री विद बोथ ऑफ यू कि ये एक सोच की जरूरत है कि क्या वी रियली नीड द केयर टेकर्स। आई थिंक कि शायद इस वक्त के उसमें लगता है कि केयर टेकर्स क्या इतने प्रिपेयर्ड होंगे। माय ओनली क्वेश्चन इज, जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि यू नो दे कम टू पावर, आई यू नो हम्बली एंड आई वर्क विद ऑल 3 ऑफ देम एंड ऑनेस्टली मैंने ऐसे 3 के तीनों के साथ काम किया है और तीनों के जो लोग हैं उनसे बात होती है और यू नो एज प्रोफेशनल्स वो कंसल्ट भी करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज अ रियली गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या कोई भी प्रिपेयर्ड आता है टू टेक ओवर गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है कि उस लेवल की शायद प्रिपरेशन नहीं होती। अब केयर टेकर्स कैसे प्रिपेयर्ड आ सकते हैं जिनको आज भी ये नहीं पता कि कल जो है क्या होने वाला है, दे आर गोइंग टू अस्यूम ऑफिस, कोई भी हो। एंड जब आप गवर्नमेंट से बाहर आते हैं, मैं बहुत लिखता हूँ, अभी मैंने IMF पे एक बहुत ही गहरा मजमून लिखा है हमारे एक लीडिंग इंग्लिश जरीदे में। अब उसको करने के लिए मुझे ऑब्वियसली एक रिसर्च टीम की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे फिगर्स की जरूरत है। बाहर बैठ के कोई भी ये काम नहीं कर रहा होता। तो आप ये भी सोचिए कि कोई भी आप वजीर खजाना कहीं से भी ले आए, कोई भी इंसान ले आए, उसकी कैसे तैयारी होगी कि कल वो आके वो क्या करेगा। वो पहली ब्रीफिंग लेगा उन लोगों से जो कि मिनिस्ट्रीज में, तो वो समझने की कोशिश करेगा कि करना क्या है। सो अगेन 3-4 माह गुजर जाते हैं और इस वक्त आई थिंक जो एस्टैब्लिशमेंट का पुश है गेट थिंग्स डन, और वो पुश इसलिए सही है कि पाकिस्तान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बहुत हाइटेंड है और लोगों की जो मिजरी है जो अर्मिला हमेशा जिक्र करती हैं, लेकिन वो तो अभी नहीं जा रही, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पेट्रोल की कीमत जो है आने वाले दिनों में वो कम होने जा रही है। बिजली की कीमत के जो बिल्स अब जुलाई के आए हैं, यू नो आई वाज ट्रैवलिंग और लोगों ने मतलब people have really found it hard to pay the bills. They have gone to their neighbors. और जो बता रही हैं अभी मेरे सामने ही बल्कि खबर है कि 721 अरब की मजीद वसूलियां की जाएंगी और सितंबर तक ₹1.25, दिसंबर तक ₹4.37 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपका 1000 यूनिट का इस्तेमाल है तो ₹4000 फी बिल वंस अगेन उसमें एडिशन हो जाएगा। जो आप अच्छा, दूसरी जानिब जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा है, मैं जरा चूंकि यू बीन वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज यू नो फाइनेंशियल एक्सपर्ट पर्सनालिटीज जिनका हम बात करें, खास तौर पे हफीज शेख साहब का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो आप इनका पोर्टफोलियो कैसे देखते हैं टू बिकम द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहले मैं उनके अपने टेन्योर की बात कर लेता हूं। जब वो हुकूमत के अंदर मौजूद थे, एक मोहतात वजीर खजाना के तौर पे जाने जाते थे, फिर वो ज्यादा अरसा नहीं काम कर पाए, तब्दीली हो गई उनकी, जो मुशीर खजाना थे वो। तो आप समझते हैं कि इसाक डार साहब की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह की कमिटमेंट्स हैं, उसको आगे लेकर जाने के लिए हफीज शेख साहब ही एक मौजूद शख्सियत फिल वक्त नजर आते हैं, या ये महज क्या सराहियां हैं, असल में कुछ और ही होगा? देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस किस चीज पर एग्री करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी लीडरशिप, पार्टीज प्लस जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या व्यू लेती है इस चीज पर। मेरा व्यू तो बड़ा सादा है। आप उस शख्स को लाएं जो समझता हो कि हालात पाकिस्तान के आज क्या हैं और पाकिस्तान के उन हालात को डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी कैसे संभालना है और आगे लेकर। हफीज शेख साहब समझते हैं आपके ख्याल में डॉक्टर? देखिए, कोई भी आदमी जो पाकिस्तान से इन टच रहा हो, कोई भी आदमी जो पाकिस्तान में काम करता रहा हो, वो इन हालात को समझता है।
یہ تو ایک پرسنل انٹرسٹ ہے کہ آپ کتنا انٹرسٹ کنٹینیوسلی رکھتے ہیں, کیونکہ نمبر تو روز چینج ہو رہے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عمران, 30 ستمبر کے اگر آپ میرا آرٹیکل پڑھیں بیک فرام دا برنک جو یہ IMF پہ ہے, اس سنڈے کو میں نے لکھا, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنے کام 30 ستمبر تک ڈیلیور کرنے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے IMF پہ. فار ایگزامپل اتنے ٹیکسز کلیکٹ ہونے ہیں, بجلی میں یہ کام ہونا ہے, اسٹیٹ بینک کے لیول پہ یہ کام ہونا ہے, یہ ہمارے نمبرز بننے ہیں, یہ چیزوں کی جو رپورٹس ہیں وہ تیار ہونی ہیں. اب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا وہ ڈیلیور کر سکتا ہے جو بھی انسان ہو. بات یہ ہے کہ یہ اٹ از مچ بیونڈ انسان. ایک انسان کے آنے یا جانے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کام ہوتے نہیں ہیں. یہ سارے کام تب ہوں گے جب کوئی اکنامک ٹیم جو ہے وہ اس ملک کو ٹیک اوور کرے گی. اب میں فرملی بلیو کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ مطلب کوئی بہت زیادہ قابل انسان بھی لے آئیں گے, اس نے ڈیلیوری تو کسی ٹیم سے کرانی ہے نا, اس نے کوئی پروفیشنل سیٹ اپ سے کرانی ہے ڈیلیوری. اب آپ 23ویں پروگرام میں ہیں IMF کے, آپ نے 21 پروگرام جو ہیں وہ انکمپلیٹ چھوڑے ہیں, ایک پروگرام آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. سو کچھ تو آپ کو انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی نا کہ جس پروگرام میں ہے اس کو کیسے کمپلیٹ کریں. بات ساری یہ ہے کہ ایک شخص یا دو شخص جو ہیں وہ اس کی ڈیلیوری کر نہیں سکتے. پروگرامز, پاکستان کے اسٹرکچرل ایشوز, پاکستان کی انرجی کا کرائسس, پاکستان کا انفلیشنری کرائسس, پاکستان کی FDI, اس کی تو ایک ٹیم ہی دکھائی دینی پڑے گی. پھر آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں کیئر ٹیکر سے تو یہ شاید آئی تھنک اٹ بی مور سینسیبل 6 مہینے لے لیتے ہیں کہ ہم میرا یہ اندازہ ہے. دیکھیں مارچ سے پہلے آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے, اس کی ایک وجہ ہے, اور وجہ یہ کہ آپ کی سینٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گی اور اس کا جو الیکٹورل کالج ہے, جو آپ کی اسمبلیز ہیں وہ نہیں ہوں, اور اگر ایسا ہوگا تو آپ کو تو الیکشن سائیکل میں جانا پڑے گا. سو جنوری تک آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ سوائے IMF کے پروگرام کے, کچھ FDI کے, اور کوئی اسٹرکچرل ایشوز, بجلی کے سیکٹر میں تبدیلی تو نہیں آپ کو دکھائی دے گی, آپ کو کوئی ایسا اسٹرکچر تو نہیں اکانومی کا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا. سو جو بھی آتا ہے وہ ایک ایز از حکومت کو چلائے گا. آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کا پش ہے کہ زیادہ کیا جائے, لیٹس سی کہ وہ زیادہ کیا ڈیلیور ہو سکتا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ کچھ کیا جا سکے. اور ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خاقان, ایک پوائنٹ جس سے آپ نے بھی خود بھی ایڈ کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر جب بھی آتا ہے, جو بھی آتا ہے, اس کے لیے اس کو ایز اٹ از چلانا ہی ایک اسٹریٹجی ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو ہم اکانومی یا دیگر بیسک چیزوں کی بات کر رہے ہیں, جس میں بجلی, گیس, مہنگائی, اوور آل, اس میں لانگ ٹرم پلان تو obviously کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے. اس کے لیے تو جلدی الیکشن کا کنڈکٹ کیا جانا, ایک نئی حکومت کا آنا, اور اس دوران جو مختلف چیلنجز ہیں, اور آپ نے خود بھی کہا کہ 30 سپٹمبر سے پہلے میں بہت ساری چیزوں کو فلفل کرنا ہے. سو فوکس آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے رہے گا پبلک انٹرسٹ کا بھی؟ تو دیکھیے یہ بہت ہی آپ نے نا دو کیٹیگریز میں بالکل کلیئرلی ڈیوائڈ کر دیا. ایک شارٹ ٹرم چیلنجز ہیں, پاکستان کو افلوٹ رکھنا ہے. افلوٹ سے کیا مطلب ہے, آپ کو ڈالرز کا انفلو انشور کرنا ہے IMF میں رہتے ہوئے, اور باقی آپ نے سارے فرینڈلی کنٹریز سے, ملٹی لیٹرل سے وہ پیسے لینے ہیں. یہ 30 ستمبر 30 دسمبر تک کے سارے ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں. سو ایک تو یہ کام ہے. اب دوسرا کام ہے, اگر کیئر ٹیکرز واقعی بہت کمپیٹنٹ ٹیم پٹ اپ کر دیں تو کیا کام کر سکتے ہیں, وہ ایک مسودہ تیار کر سکتے ہیں. آپ اس کو چارٹر آف اکانومی کہیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ the پاکستان پلان, وہ تیار کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے, انرجی میں کیا کرنا ہے, ایگریکلچر کو اگر آگے لے کر چل رہی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھرو اے پروگرام جس کو آپ کہتے ہیں لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز. ڈاکٹر مختصراً از اٹ مینڈیٹری کہ یہ پھر جو فائنینشیل ٹیم ہے دس شوڈ بی لیڈ بائی اے فائنینشیل ایکسپرٹ, کیا یہ لازمی ہے؟ ادروائز لازمی تو نہیں ہے. پوری دنیا میں سیاسی وزرائے اعظم ہوتے ہیں, وہ معاشی ٹیم کو لے کر چلتے ہیں, پوری دنیا میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. تو کیا ہمارے کیئر ٹیکر کے لیے اگر تھوڑا سا ٹینیور اس کا زیادہ بھی ہو, لازمی ہوگا کہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہی اس کو لیڈ کرے؟ اچھا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ ڈربل کر سکے جتنے بھی سامنے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے, اور اپنی پالیسی کا گول جو ہے وہ دکھا سکے. دیٹ از دا بیسٹ لیڈر آئی تھنک. اور اس ڈربلنگ میں جو اس کا سارا جو امپٹس ہے وہ آ رہا ہو اس ریسرچ اور اس ٹیم سے جو اس نے اس کو دی ہو کہ انرجی میں یہ ہو رہا ہے, بجٹ میں یہ ہو رہا ہے, مانیٹری سائڈ پہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ پھر کنونس کر سکے ہر ایک کو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خاقان نجیب, بہت شکریہ کہ آپ موجودہ جو اکانومی کی صورتحال ہے, آج حکومت کی مدت ختم ہونے والی ہے, جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے والا ہے, اس میں کیا چیلنجز ہوں گے,
ہوگی, کیا صورتحال ہوگی, اس پہ ہم بات کریں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اب آپ کو میرا پاکستان سیگمنٹ دکھاتے ہیں جس میں آج بات ہو رہی ہے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری صاحب کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک. سر کیا آپ اس گھر کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح قرارداد لاہور سے پہلے تشریف لائے تھے؟ جی بالکل میں بتا دوں. بالکل آپ کی نظروں کے سامنے جو گھر ہے وہ یہی گھر تھا. یہ گھر, یہ وائٹ بلڈنگ. جی تو سر قرارداد پاکستان سے پہلے قائد اعظم لاہور میں کب تشریف لائے تھے؟ قائد لاہور شہر میں تشریف لائے تھے 21 کی سپہر. اچھا جی, اور وہ ٹھہرے تھے ممدوٹ ولا ڈیوس روڈ پہ. ٹھیک ہے. لیکن 22 تاریخ کی رات اس گھر میں وہ عشائیے میں تشریف لائے تھے. عشائیے میں اور کون کون لوگ؟ چودھری خلیق الزمان تھے, راجہ غضنفر علی تھے, نواب اسماعیل تھے, اے کے فضل تھے, اور یہ گھر میاں بشیر احمد کا ہے جو استقبالیہ کمیٹی کے سب سیکرٹری تھے. اچھا. اور اس رات انہوں نے کہا تھا قائد کو کہ ملت کا پاسباں ہے قائد اعظم محمد علی جناح. اور آپ جانتے ہیں کہ اگلی صبح یہ جلسے میں انور غازی انہوں نے یہ پیش کیا تھا. اور یہ ترانہ جی آج بھی یہ زبان زد عام ہے. تو سر کیا آج آپ مجھے مینار پاکستان میں اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا, کیونکہ مجھے ہسٹری سے بڑا پیار ہے. تو آئیے میرے ساتھ اور ہم وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں ایک لفظ لکھا گیا تھا اس سپہر میں. اور جانتے ہیں وہ لفظ کیا تھا؟ کیا لفظ؟ پاکستان. کیا بات. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. 1940 میں 23 مارچ کے دن یہاں پر اجلاس کیا گیا تھا. اس خاص جگہ کو منتخب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ہاں, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ 1849 میں یہ ایک پارک بن چکا تھا جس کو منٹو پارک کہتے تھے. لیکن ایسا ہوا کہ اچانک پنجاب گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ یہاں پہ جلسہ نہیں ہوگا. اچھا. اور تاریخ طے ہو چکی تھی. تو یہ ساری جو جگہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ یہاں امیر الدین جو پاکستان مسلم لیگ کے ایک سرکردہ رہنما تھے, یہ ان کی جگہ تھی. اچھا. تو انہوں نے راتوں رات یہاں کھڑی فصلیں جو ہیں ان کو کٹوایا اور اس زمین کو ہموار کیا اور الف دین نامی ایک معمار کو لگا کے یہ اسٹیج تیار کیا گیا جس پہ صبح ہمارے عظیم قائد نے تقریر کرنا تھی. کیونکہ ایک بہت بڑا دن تھا, ایک تاریخ رقم ہونے والی تھی, ایک الگ وطن کا جو ہے وہاں پر بنیاد رکھی جانی تھی. تو اس سے پچھلی شب کیسا سما تھا لاہور میں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندوستان بھر سے تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ لاہور شہر میں آئے تھے. اور اس شہر میں دور تک آپ دیکھتے اس وقت تو یہ رات جگہ کا سما تھا. لوگ جاگ رہے تھے, مٹھائیوں کی دکانیں کھلی تھیں, لوگ مزے کر رہے تھے اور اپنے قائد کو دیکھنے جا رہے تھے کیونکہ اگلے دن ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی. دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ کا بنیاد کی پہلی اینٹ رکھنے جا رہے تھے. کیا بات ہے. چلے سر, اس طرح کے موسم میں ہمارے قائد نے کتنی طویل سپیچ کی تھی اس اجلاس میں؟ آپ یقین کریں گی کہ وہ 2 گھنٹے اور 19 منٹ تک تقریر کرتے رہے تھے. 2 گھنٹے 19 منٹ. ہاں جی, اور دوپہر 2 بج کر کچھ منٹ پہ انہوں نے آغاز کیا تھا اور انہوں نے پورا مقدمہ جو مسلمانوں کا تھا, اس ملک کا تھا, پاکستان کا تھا, وہ کھول کر سامنے رکھ دیا. اور جس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج ایک آزاد ملک میں کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر اجلاس میں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوئے تھے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ راس کماری سے لے کے کلکتہ تک اور کلکتہ سے لے کے لاہور تک قافلوں کے قافلے یہاں آئے. علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا وہ تو تب نہیں رہے, وہ اس دنیا سے جا چکے تھے, لیکن اس وقت میں ان کی کمی کو کس طرح سے پورا کیا گیا تھا؟ وہ یہی تھے, یہاں سے. ہاں, لوگوں کے دلوں میں اپنے افکار کی صورت میں. اور آپ یقین کریں گی کہ وہ اسٹیج پر بھی تھے. وہ کیسے؟ یہاں اسٹیج پر ایک بہت بڑا بینر تھا جس پر بہت بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا حضرت اقبال کا شعر, جہاں میں اہل ایمان سورتے خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا خوبصورت بات ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خواب کی تعبیر کی تدبیر ہونے جا رہی ہو اور خواب گھر وہاں نہ ہو. خوبصورت. آپ کو پتا ہے کہ یہاں قریب ہی قومی ترانے کا خالق بھی دفن ہے, حضرت حفیظ جلندری. آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ جی آئیے میرے ساتھ. بلاخر ہم پہنچ گئے مزار حفیظ جلندری پہ.
तो ये जो तराना हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे दिलों के करीब है, ज़बान ज़द-ए-आम है, ये तराना जो है ये कब लिखा गया था? ये लिखने का आगाज़ जो है ये तो 50s के अवाइल में शुरू हुआ था, जब एक कमेटी बनाई गई कौमी तराने की तख्लीक के लिए, और इसकी धुन बनाई थी अब्दुल करीम शाहगला ने। अच्छा, जी हाँ, तो धुन पहले बन चुकी थी? धुन बन चुकी थी। ठीक है। साउथ अफ्रीका के एक मुसलमान ताजर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू यहाँ के शायरों से अपील की कि अगर कोई तराना लिखेगा तो मैं उसको 5,000 रुपया इनाम दूंगा। उस दौर का 5,000? जी, तो इस पे 2 बंदों के जो तराने हैं बहुत बेहतरीन तराने करार दिए गए। हकीम अहमद शुजा, जिनका तराना नेशनल म्यूजियम कराची में मौजूद है, जो सेकंड आया था, और पहला जो आया नंबर पे वो हजरत हफीज जलंधरी अबुल असर शाहनामा इस्लाम के खालिक, जिनके मिजाज के मरकज के हम बाहर बैठे हैं। और ये नशर हुआ 13 अगस्त की शब 1954। और रेडियो पाकिस्तान पर? जी, रेडियो पाकिस्तान पर तराना लिखा जा चुका था, धुन ऑलरेडी मौजूद थी। अब जब इसको पढ़ने का मरहला आया तो कितने लोग सिलेक्ट किए गए थे? इसमें 22 गुलकार हजरात ने शिरकत की थी। जो हमारा कौमी तराना है, इसको फारसी में क्यों लिखा गया, जबकि हमारी जो कौमी जबान है वो उर्दू है? अक्सर हल्कों का और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कौमी तराना फारसी में है, और इसमें एक लफ्ज जो है उर्दू का इस्तेमाल हुआ है। इस सरजमीन पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान था, इस पे जो इस्लामी सल्तनत या मुसलमानों की जो हुकूमत कायम की वो मुगलों ने की, और मुगलों की उस वक्त जो जुबान थी वो सरकारी फारसी थी। क्योंकि फारसी के लफ्ज मुस्तमिल थे, ये धुन इतनी मुश्किल थी कि ये इस हमारी उर्दू जुबान, जिसको हम लश्करी जुबान कहते हैं, और ये कई जुबानों का मजमुआ है। इसका रस्मुल ख़त जो है वो तो अरबी है, इसकी जो तराकीब का अंदाज है वो फारसी है, और इसका जो सौती आहंग है वो हिंदी है। और मेरा ख्याल है कि ये पेशानी पे लिखा हुआ है, इसमें आप जो मिसरा पढ़ लें इसमें कोई इबहाम नहीं है। ठीक है, आज की नौजवान नस्ल जो इंटरनेट पे ज्यादा वो उसको इस्तेमाल कर रही है, शायद उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शुक्रिया आपका। आज के दिन हम सबको एक अहद करना होगा इस मुल्क के पाकिस्तान की खातिर कि हम अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा रिजवाना के हवाले से बात करते हैं। उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आ रही है। मजीद अपडेट्स क्या हैं ताज़ा तरीन इस हवाले से फयाज महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फयाज, क्या अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन इस केस को लेकर? इस केस की अगर हम बात करें जो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है, तो उसमें कल आपको मालूम है कि सोनिया आसिम को अदालत में पेश किया गया था, जो इसमें मरकजी मुल्ज़िमा है, और उनको फिजिकल रिमांड के लिए अदालत के सामने पेश किया गया था। लेकिन अदालत ने उनका फिजिकल रिमांड सिर्फ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो खातून है, और सेकेंडली अदालत ने यह भी कहा कि क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन इस केस में ज़्यादातर कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ जो CCTV फुटेज है और उसके अलावा जो स्लिप्स हैं वो रिकवरी करनी है, वो तो मुल्ज़िमा की मौजूदगी के बगैर भी रिकवर की जा सकती है। जिसके बाद मुल्ज़िमा की जानिब से एक दरख्वास्त जमानत दायर की गई उसी अदालत में, और अदालत ने उस पर 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए दलाइल मांग लिए हैं। 10 तारीख को अब आर्गूमेंट्स होंगे और इस केस की जो समाअत है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे कबल अदालत ने मुल्ज़िमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था, जिसमें कहा था कि 22 अगस्त को मुल्ज़िमा को एक बार फिर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। कल जब पेश किया गया था तो उस वक्त जो मुल्ज़िमा है वो रोस्ट्रम पर आई, और आकर उन्होंने जो है ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं पुलिस के साथ तफ्तीश में हर किस्म का ताउन कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे रात 11:30 बजे तक बिठाया गया है। JIT में भी 2 बार पेश हो चुकी हूँ, और मैं खातून हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो जिसके बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त भी दी जाए। फिर अदालत ने उनको मिलने की इजाज़त दी, और मुल्ज़िमा ने ये भी कहा कि बच्ची जो है मेरे घर पे काम नहीं करती थी, बल्कि मेरी जो उसकी वालदा है उसके साथ की हुई नेकी जो है वो ही मेरे गले पड़ गई है। बच्ची जो है वो मिट्टी खाती थी, और हमने उसकी फैमिली को बार बार कहा कि आकर ले जाए। लेकिन उससे कबल जो एक सुबह हमने कल एक्सप्रेस पर एक CCTV फुटेज ब्रेक की थी, उसमें बड़े इंकशाफात सामने आए थे। उसमें आप देख सकते हैं कि जब
बच्ची को बस स्टैंड पर पहुंचाया जाता है तो बच्ची गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद से दरवाजा खोल के बाहर आ सके, यानी कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, बार बार वीडियो में हम देख रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। उसके बाद जब बच्ची अपनी वालदा का सहारा लेकर चलती है तो वो लंगड़ा रही है, लड़खड़ा कर चल रही है, और बेंच पर भी उसको इसी सहारे के साथ बिठाया जाता है, और उसके बाद वो बेसुध होकर वहां पर लेट जाती है। और उसके बाद अगली जो वीडियो है वो उससे ज्यादा जो है वो होलनाक है। बच्ची इस काबिल नहीं है कि वो खुद से बस पर सवार हो सके, और बच्ची खुद बैटरी जब आता है वो उसको गोद में उठाकर उसको बिठाता है। कल जब जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी तो वो अदालत ने ये कहकर मुस्तरद की कि हम मीडिया हाइप की बुनियाद पे जिस्मानी रिमांड नहीं दे सकते। क्या अदालत इस नुक्ते को नहीं देख रही थी कि मीडिया हाइप तभी बनती है जब कोई मसला पब्लिक इंटरेस्ट का होता है, पब्लिक जितना ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेती है मीडिया उसको उतना हाईलाइट करता है, वो मीडिया में उतना ज्यादा अहम होता चला जाता है। तो ये जिस्मानी रिमांड न देना क्या इस केस के नताइज के ऊपर असरअंदाज होगा? नहीं, देखें, सिर्फ यही वजह नहीं थी। जब भी किसी खातून को पेश किया जाता है तो उसकी दो वजूहात बयान की जाती हैं जिसकी बुनियाद पर फिजिकल रिमांड हो सकता है। एक तो अगर कोई मर्डर केस हो, सेकेंडली अगर कोई डकैती का केस हो। तो अदालत ने ये कहा था कि क्योंकि इसमें जो मर्डर की अटेम्प्ट है 324 लगी हुई है, 302 नहीं लगी हुई, तो इसलिए जो कानून बड़ा वाज़ेह है कि खातून का फिजिकल रिमांड हो नहीं सकता। तो अदालत ने कहा कि हम सिर्फ इसलिए रिमांड दे दें कि मीडिया हाइप है, तो हम कानून की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, ये जो कानून कहता है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो इसलिए शुक्रिया फयाज कि आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करे थे। रिजवाना तशद्दुद केस है जिसपे हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको जी खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर, जिसमें आज वकार अहमद मलिक और फराह महमूद बात कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बनाया हुआ फेरी मेडोज का पुल है वो गिर गया, हुकूमत ने आज तक इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? इसी हवाले से बात हो रही है आज के सेगमेंट माइंड मैटर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स, और बात करेंगे एक बहुत ही अहम पुल के हवाले से, एक ब्रिज के हवाले से, जो अभी आपने कुछ फुटेजेस देखी होंगी जिसमें आपको इल्म होगा कि फेरी मेडोज पे एक ब्रिज है जो कि ख़त्म हो गया। ये ब्रिज जो है इसकी 12 साल तारीख है, और उससे पहले 2011 में जब हम सफ़र शर्त का पहला सीज़न कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं और मुकर्रम उस जगह पे खड़े थे और बड़ी मुश्किल से हमने उसको क्रॉस किया था। हमारे साथ ख़वातीन भी थी और कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, क्योंकि ऊपर से फ्लैश फ्लड्स आते हैं एग्जैक्टली उस जगह पे, और एक बिल्कुल छोटा सा पाँव रखने की जगह होती है और आपने छलांग लगा के आगे जाना होता है, और आगे कोई लोकल खड़ा होता है जो आपको हाथ पकड़ता है, ना पकड़े या थोड़ी सी भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आप गए। उसके बाद हमने अगले साल सुना कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने वहाँ पे वो ब्रिज बनाया। अच्छा, हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, हमने प्राइवेट NGO से लेके सरकार से लेके कि भाई आपकी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फेरी मेडोज। आप कहते हैं कि दुनिया में जो पाकिस्तान में की जो टॉप दुनिया जहाँ आना चाहती है वो जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो फेरी मेडोज, उसका ये हालत है, इसका पुल तक नहीं है। तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन खैर वो किसी ने कोई सुनी नहीं। अगले साल हमें मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने वहाँ पे ब्रिज बना दी और बहुत अच्छी बात की, और फिर अगले तकरीबन 12 साल वो ब्रिज रहा और उस ब्रिज ने बड़ा सर्व किया, और बल्कि यूँ समझें कि इस मुल्क की कुछ इज्जत बचाई रखी। अब वो ब्रिज फिर दोबारा से वो टूटा है, और उसके बाद अब देखिए क्या होता है। लेकिन वो जो ब्रिज बनाने वाले थे वो आज हमारे मेहमान हैं, फराह महमूद, और थैंक यू वेरी मच फराह। सबसे पहली बात यह है कि बहुत तारीफ की मुस्तहिक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी कि उन्होंने उस वक्त वो ब्रिज बनाया और फिर 12-13 साल उसने सर्व किया। कितनी वो बुरी जगह है, आपने देखा है कि वो आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो, यानी वो यकीन करें कि वो किसी फॉरेनर को अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ कि मैं आपको पाकिस्तान की सबसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक ये मौत की एक छोटी सी वादी है, इससे आगे चैलेंजिंग है, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आज सुबह ये सारी सिचुएशन इससे पहले नहीं थी, जब 2010 में जब ये तत्तों में फ्लैश फ्लड आया और वो सारा तत्तों भी दब गया था, और फिर तो हम कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में जाते थे, जो घर बन रहे हैं और जो स्कूल बन रहा था, तो उस दौरान यहाँ से पानी आना जब शुरू हुआ तो यहाँ से गुजरना मुमकिन ना रहा। टूरिस्ट तो थे ही थे, लेकिन जो लोकल्स हैं उनके जानवर, वो क्योंकि माइग्रेट करते हैं, सर्दियों में नीचे आते हैं, गर्मियों में ऊपर जाते हैं, उनके जानवर सारे आते जाते हैं, तो उनको बड़ा मसला हो रहा था।
تو پھر اس کا سارا سروے کیا اور سب کچھ کیا اور الحمدللہ 2011 میں اس کی کنسٹرکشن ہو گئی. لیکن اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں بھی یہ آپ کے ویژولز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت مشکل ہوئی, کیونکہ اس کو آر پار کرنا کوئی کرین اور وہ تو جا نہیں سکتی تھی. بہت بڑے بڑے لکڑی کے پیسز تھے جن کو ایک پراپر پوزیشن میں لانا تھا, تو بہت ہی یہ بھی ایک چیلنجنگ جگہ تھی جو کر. اور آہستہ آہستہ بس اللہ کا شکر چلتا رہا. لیکن اب یہ جو حالات آئے ہیں اس میں یہ آپ لوگوں کے پاس وہ مشینری وہ چیزیں تو نہیں تھی کہ وہ جو سارا کچھ ہاتھ سے ہوا ہے, سارا کچھ ہاتھ سے ہوا ہے. اس کے جو سارے لوہے کے جو سارے پیسز تھے, کیونکہ وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا, پیچ اور اس کے جو پلیٹس تھیں ساری وہ لاہور سے بن کے گئی تھی, وہ ہم نے اپنے یہاں پر بنوا کے اور وہ بن کے گئی. اور وہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو فلیش فلڈز کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں ایک وقفہ آتا تھا, یعنی اس میں اپنے گزرنا ہے اور پھر اوپر سے گڑ آتی ہے, اور اللہ نہ کرے تھوڑا سا کیلکولیشن ٹورسٹ کے لیے وہ لکڑی سی رکھتے تھے, وہ 5-6 ٹورسٹ اس سے گزرتے تھے تو لکڑی ملبے سمیت نیچے چلی جاتی تھی, اور وہ بڑی چیلنجنگ وہ اس وقت. اور خواتین تو رونے لگ جاتی تھی, واپس بھی کئی لوگ چلے جاتے تھے وہاں سے. کبھی جی بی گورنمنٹ سے یا کسی ہائی آفیشل سے کبھی اس بات نہیں ہوئی کہ وہ جو ہم نے برج بنوایا تھا, چلے 12 سال آپ تو غفلت کی نیند سو گئے اور آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ برج کی بات ہو رہی تھی وہ بن گیا, آپ کو کبھی ان کو احساس ذمہ داری ان کے اندر کبھی جاگا ہو, کسی کبھی ہائی آفیشل صاحب کی کبھی بات ہوئی ہو؟ باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ہائی آفیشلز بھی اتنے ریپیڈلی چینج ہوتے ہیں کہ وہ ایک سے بات کر کے جاتے ہیں تو دوسرا چینج ہو جاتا ہے. تو بس وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن جو جیسے یہ جو پل تھا اس کے لیے ظاہر ہر پروجیکٹ کے لیے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں. تو یونیورسٹی آف لاہور میں بہت فخر سے اس بات کو کہتی ہوں کہ یونیورسٹی آف لاہور کے اسٹوڈنٹس ہمارے تقریباً لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی 35-35 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو انہوں نے سارا یہ پیسے جمع کیے اور جتنے بھی تقریباً 11-12 لاکھ روپے اس پہ, اس سے زیادہ خرچ ہوئے تھے. لیکن یہ 10-12 لاکھ آپ نے خرچ کیے. ہاں جی, یہ ہوتا ٹینڈر, یہ ہوتا ہے وہ دوسرے والا معاملہ. یہ ٹینڈر ہوتا تو ٹینڈر اس کا 60 لاکھ کا نکلا. تو ہم نے تو پھر یہ ہے کہ ہم نے جو اس کی جو تھی جتنی بھی مزدوری وغیرہ وہ لوکل سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ بھی اپنی کنٹریبیوشن کریں, تو وہ انہوں نے وہ کنٹریبیوشن کی, تو ان کی اور اس طرح کی مدد سے الحمدللہ. تب تو میں آپ کا اسکول بھی ہے اور جو بچوں کو فری تعلیم دے رہا ہے, وہ اسکول اور اسکول کے بچے بھی متاثر ہوں گے ڈیفینیٹلی اس پر, بہت متاثر ہوں گے. ود اے ویری ہیوی ہارٹ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ تتو کا جو اسکول جو بلڈنگ ہمارے پاس 2 بلڈنگس تھی, اس میں سے ایک بلڈنگ پہ بھی فلیش فلڈ آ گیا, اور وہ بلڈنگ میں اس کا پیچھے سے آیا اور وہ پورا اس کے اندر چلا گیا, اور وہ بلڈنگ بالکل قابل استعمال نہیں رہی. اب ہم کیونکہ اگست 14 سے اسکول کھل رہے ہیں, تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کریں گے. اب 3-4 کلاسز وہاں, اس میں 5 کلاسز تھیں, تب ان کو ہم اس کی ریپلیسمنٹ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا. دوسرا یہ کہ جو بچے واپس آنا, جو یہاں یہ راستہ بھی بند ہو گیا, تو ابھی وہاں پر کافی سچویشن جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ہے. آپ جیسے لوگ فرا ان کو کریٹیسزم ان پہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے اور تعریف بھی کی جا سکتی ہے. یہ جو اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں نا, اسکول بنوا لیتے ہیں, پل بنا دیتے ہیں, ہر جگہ پہ جہاں پہ کہیں انسانی المیہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ وہاں پہ کوئی ریسکیو کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں, بہت ساری اور این جی اوز بھی ہیں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ تعریف کی مستحق ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, تنقید ایک خاص حوالے سے کی جاتی ہے ان پہ, ایک فلسفے کے حوالے سے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حکومت بالکل ہی سو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ نے پل بنا دیا نا, تو وہ جو تھوڑی بہت پہلے بازی تھی 14 سال پہلے وہ چپ کر کے سو گئے, تو وہ ان کو احساس ذمہ داری ان کے اندر ویسے ہی مر جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نہ کریں, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو میں تھار میں جب گیا اور مختلف جگہوں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں, یہ پاکستان میں جو این جی اوز ہیں, جو بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں, وہاں پہ ہم نے الخدمت کا بڑا کام دیکھا تھار والی سائڈ پہ, تو ان تمام کا اگر کام ہم مائنس کر دیں تو پھر وہ جو نقشہ نظر آتا ہے وہ کچھ اسٹون ایج کا نظر آتا ہے. یہ ایک پورا ڈیکیڈ ہے, دیکھیں پورے 10 سال بعد 10-12 سال ہے, ایک پوری جنریشن اس میں سے گزرتی ہے, وہ سفر کرتی. پھر دوسرا یہ کہ مجھے ویسے ہی دماغی طور پہ میں پہاڑوں میں اتنی, مجھے اللہ تعالیٰ نے میرا خیال ہے پہاڑوں پہ چڑھنے اور اس کا شوق رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ میں ان علاقوں تک پہنچ سکوں جہاں پر اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ان کی مدد ہو سکتی ہے. تو یہ میری تو اس میں مطلب میں تو بہت اپنا ڈیوٹی سمجھ کے اور اس میں سمجھتی ہوں. لیکن ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یہ ساری ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کو بھی بتائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ہینڈز ان ہینڈز, کہ جو چیز وہ نہیں کر سکتے یا ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے یا ان کو تھوڑی سی مین پاور کی ضرورت ہے, تو ہم ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. اب اس برج کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اس برج یہ تو نہیں کہوں گا کہ مطلب آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے دیکھو یہ کرنے والا اللہ تعالیٰ نے جب سوچ لیا نا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کام کرانا ہے تو خود ہی سبب اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم نے پورا ابھی جب سے یہ پل گرا ہم نے اس کو پورا اسٹڈی کرنا شروع کیا,
इसका मसला ये है कि इसमें अब मजीद जो जगह जहाँ पर ये इसके वो लगे हुए थे, जो इसके नीचे, हाँ जी नीचे उनको पता नहीं क्या कहते हैं, जो ये लगे हुए थे, अब मजीद इसमें और जगह ही नहीं है। अच्छा, अब इसको इससे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो ऊपर इसके साइड पे जो पहाड़ हैं उन पे लेके जाना पड़ेगा, और वो बहुत लंबा पुल बनेगा, बहुत लंबा पुल बनेगा। तो इसकी तो प्रॉपर एक मेरा ख्याल है पूरी स्टडी देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या, किस तरह, इसके सबसे पहले लागत तो बाद में आती है, पहले देखना पड़ेगा इसका तरीकाकार क्या होगा। वाकई वो जगह बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स, और फिर वो हर चीज जो है ना वहाँ पे, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें देखा जाए तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि वो जो नाला अब जो नाला था वो कई साल सूखा रहा है, उसमें कुछ पानी नहीं आया, तो पुल की इतनी वैल्यू उनको लगी भी नहीं। ठीक है तो है, ना भी हो तो ठीक है, लेकिन अब जब दोबारा से वो चला है तो फिर अब तो साइडें लेके निकल गया ना वो सारा, अब तो उसमें पगडंडी भी जगह नहीं बची। वो जो पगडंडी यानी बेसिकली जो ब्रिज वाली जगह थी जहाँ पे वो ब्रिज था, यानी ब्रिज जहाँ पे जिसको कहें अटका हुआ था, क्योंकि वो नीचे तो पिलर्स नहीं थे, वो पिलर तो उसके बहुत नीचे तक गए, उसकी जो बेस सड़क लेके आ गई ना, वो निकल गई, जिससे ज्यादा वो होल्ड हुई भी थी, क्योंकि पहाड़ तो आपको पता है कच्चे हैं, उसका सॉलिड रॉक, बिग रॉक कोई नहीं है वहाँ पर। तो इसको एक बार देखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ इंजीनियर्स के साथ देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह लेके चलना है। थैंक यू वेरी मच। बुनियादी तौर पे ये बराह रास्त जिम्मेदारी फराह महमूद की नहीं है, ये उनका बड़ापन है, वगरना अगर देखा जाए तो इस जो खिता है फेरी मेडोज को अगर हम ले लें तो पूरी दुनिया में ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के तौर पे हमारी स्टेट्स जो हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं, वो इस्तेमाल करती हैं पूरी दुनिया में। जब भी हम सेहत के हवाले से कोई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, जो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके जो भी प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं तो उसमें फेरी मेडोज की तस्वीर आप सबसे पहले लगाते हैं। और हालत ये है कि फेरी मेडोज पे एक नन्हा सा ब्रिज, एक मतलब मैं गवर्नमेंट के हवाले से कह रहा हूँ कि सरकार के पास जो वसाइल होते हैं उसके हिसाब से वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो नहीं आज तक नहीं बन पाया, और पिछले 12 साल की वजह से इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो फराह महमूद थी, उन्होंने वहाँ पे बना दिया, उसकी जिम्मेदारी में फराह महमूद भी डालता हूँ। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं साबिक वजीर आजम और तहरीक पाकिस्तान के मुतहर्रिक कारकुन मलिक फिरोज खान नून की, जिनकी खिदमात का 70 बरस के बाद एतराफ़ किया गया है। कौमी असम्बली ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साबिक वज़ीर आज़म मलिक फिरोज खान नून के नाम से मंसूब करने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर की है। अगर हम मजीद इस हवाले से बात करें, थोड़ा सा तारीखी तौर पर 8 सितंबर 1958 को गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो कि इससे कबल सल्तनत ओमान की हुक्मरानी में था। सुल्तान बरतानिया का मखरूज था, क्योंकि बरतानिया ने 1950 की दिहाई में बागियों के हमलों को पसपा करने में सुल्तान की मदद की थी। पाकिस्तान ने गवादर के हुसूल के लिए इससे पहले काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो कारगर साबित ना हुई। मलिक फिरोज खान के हवाले से बताएं तो उन्होंने अपने कानूनी पस मंज़र और जो सिफारती उनका तजर्बा था उसको बरूए कार लाया, बरतानवी हुकूमत के साथ बातचीत की, उस पर समाव असरअंदाज हुए और सुल्तान ओमान के साथ एक मुआहिदा किया, और यूँ पाकिस्तान ने गवादर $3 मिलियन में खरीद लिया उस वक्त। और आज सी पैक के लिए गवादर की क्या अहमियत है ये तो हम जानते ही हैं। सो एयरपोर्ट की उसके अंदर फिर कितनी कलीदी हैसियत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमें बात करें। बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। मलिक अदनान हयात नून हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक रुकने कौमी असम्बली हैं एंड ग्रैंड सन ऑफ मलिक फिरोज खान नून। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अदनान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और ये बड़ी अच्छी एक जो कह लें खुश आइंद बात भी है कि गवादर एयरपोर्ट का नाम आपके दादा के नाम से मंसूब किया जा रहा है, और ये एक हुकूमत के जो फैसला है ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी अच्छी चीज है। किस तरह से आप देखते हैं और क्या आप इस हवाले से कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले I'd like to thank एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो जिन्होंने मुझे दावत दी और इस शो पर बुलाया और इस मौजू पर बात करने का कहा। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो रियासत पाकिस्तान है जिन्होंने उनकी इन अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हुए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास की रिकमेंडिंग कि ग्वादर एयरपोर्ट का नाम मलिक फिरोज खान नून के पीछे रखा जाए। इसके साथ साथ जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि उनका एक पहले पॉलिटिकल करियर जिसके अंदर उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ा अहम रोल अदा किया था, तो अगर आपकी इजाजत हो उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र कर सकता हूँ। जी 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 जी। तो इनका मलिक फिरोज खान नून का जो पॉलिटिकल करियर है ये शुरू हुआ 1920 में और 1958
जब ये प्राइम मिनिस्टर थे वहां तक इनका ये 38 इयर्स का पॉलिटिकल करियर रहा। पंजाब में सबसे पहले जो इलेक्शन, जब डेमोक्रेसी आई, सबसे पहला इलेक्शन 1920 में हुआ, तो मलिक फिरोज खान नून 1920 से 1936 तक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, 1925 से 1936 तक ये मिनिस्टर भी रहे। और ये जो गवर्नमेंट थी इसके अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और सिख भी थे। जो मुसलमान थे वो मुसलमानों के इश्यूज को रेज करते थे और उनको फैसिलिटेट और उनको हल करने की कोशिश करते थे। 1936 के अंदर वो इंडियन हाई कमिश्नर बने ब्रिटेन, और वो 36 से लेके 41 तक इंग्लैंड के अंदर एज हाई कमिश्नर रहे। 1941 से लेके 45 तक वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रहे। और ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। काफी बंदे ये समझते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो उस वक्त अंग्रेजों के साथ ये हुकूमत कर रहे थे, मगर यहाँ मैं बताता चलूं उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे और मलिक फिरोज खान नून साहब। ठीक है। अच्छा मलिक अदनान साहब, आप के लिए क्या अहमियत है? आप एक तो फैमिली मेंबर हैं मलिक फिरोज साहब के, उनके ग्रैंडसन हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक जो सर्विसेज हैं या डिप्लोमेटिक जो सर्विसेज हैं उनका आप तस्करा कर रहे हैं। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है आपके लिए एक इंतहाई अहम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को, उसके एयरपोर्ट को नून साहब के नाम से मंसूब किया जा रहा है? आप इसकी क्या अहमियत समझते हैं अपने लिए? मैं इस पे थोड़ा और अगर बताता चलूं जल्दी से, तो ये जब तहरीक पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई उसके अंदर इन्होंने बड़ा एक अहम रोल अदा किया। और खासतौर जो 1946 में नवंबर में इलेक्शन हुए जिसकी बेसिस पर पाकिस्तान बना, उसके अंदर इन्होंने पंजाब और फ्रंटियर के अंदर जिन्ना साहब के कहने पर कैनवसिंग की, कामयाबी हुई। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया और इनकी वाइफ ने भी यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ, और कई बार अरेस्ट हुए। 1947 में ये पाकिस्तान बना और जो गवादर आया पाकिस्तान के पास उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे। मगर उससे थोड़ा सा हम पहले चले जाएं, जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब ने जो पहली डेलीगेशन इस मुल्क से बाहर भेजी वो 1 मैन डेलीगेशन थी, जिसमें मलिक फिरोज खान नून को भेजा इस्लामी ममालिक टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तान टू द मुस्लिम कंट्रीज। ये नवंबर 1947 की बात है। और उन्होंने बड़ी, ये तो तारीखी पस मंजर हो गया, तो अहमियत क्या देखते हैं आप इसकी? जी, मैं इसकी अहमियत ये देखता हूँ कि जी जो गवादर था इसकी अगर थोड़ी सी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, बिकॉज ये जो अग्रीमेंट हुई थी इसके अंदर ब्रिटेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ये अग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड ओमान हुई एंड ब्रिटेन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में आप इजाजत दें तो मैं आपको ये बताता चलूं कि गवादर की टेरिटरी खान ऑफ कलात के पास 1778 में आई थी। 1784 में ओमान का एक प्रिंस वहां से उसके बाप के साथ जो सुल्तान था इख्तलाफ हुए, वो गवादर आया और खान ऑफ कलात ने उसको ये टेरिटरी दी कि उसका वो रेवेन्यू लेके और उस पर वो रहे। गवादर में वो 8 साल रहा। 1792 में वो वापस गया जब उसके वालिद की वफात हुई और वो सुल्तान बना। 1792 से लेके 1958 तक ये टेरिटरी गवादर के पास थी। इस दौरान कई दफा कोशिश हुई खान ऑफ कलात ने भी, ब्रिटिश इंडिया ने, कि ये वापस टेरिटरी आए, मगर वो कामयाब नहीं हुए। जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले लियाकत अली खान ने ये कोशिश की ब्रिटेन को इन्वॉल्व करते हुए जनवरी 1949 में कि ये पाकिस्तान वापस आए। मगर उस वक्त जो ब्रिटेन है उसने इस कोशिश की मगर सुल्तान ने रिफ्यूज किया। उसके बाद सेकंड टाइम जुलाई 1953 में मोहम्मद अली बोगरा जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कोशिश की मगर थ्रू द ब्रिटिश, मगर उनको यही बताया गया कि 100 साल से ज्यादा ये टेरिटरी ओमान के पास थी और इंटरनेशनली अंडर इंटरनेशनल लॉ ये रिकॉग्नाइज हो चुका था कि ये टेरिटरी अब ओमान की है। तीसरी बार सोहरावर्दी साहब ने 1957 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कोशिश की मगर उनको भी ब्रिटेन ने यही जवाब दिया कि ये टाइटल क्लियर है और ये ओमान का है। मलिक फिरोज खान नून ने जब वो
फॉरेन मिनिस्टर बने तो 1957 में ये केस टेक अप किया। ये जब केस टेक अप किया तो उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो एक लॉयर का था, ऑक्सफोर्ड से लॉ पढ़े हुए थे। उन्होंने इसके कागज मंगाए, स्टडी किया और एक नया उन्होंने आर्गुमेंट दी कि ग्वादर बेसिकली वाज गिवन टू द सुल्तान ऑफ ओमान जो 1792 में, कि उसका वो रेवेन्यू ले सके, और इसको जागीर उन्होंने कहा कि ये जागीर है और किसी वक्त भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, वक्त हमारा खत्म हो गया मलिक अदनान हयात नून साहब। वो अहमियत वाला सवाल मेरा बीच में ही रह गया, बट वक्त कम है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपको आगाह किया जी। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साबिक वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून के नाम से मंसूब किया गया है, और नून गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका प्रपोज नेम है, जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें आज निम्रा नासिर एक इंटीरियर डिजाइनर से हमें टिप्स लेके दे रही हैं कि आप अपने घरों को कुशादा कैसे बना सकते हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। आज मैं आपको मिलाऊंगी सहरीन जवाद से, जो कि कई अरसे से यही काम कर रही हैं। तो चलिए चल के मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर्स क्या काम करते हैं और हमें अपनी जिंदगी में इनकी कितनी जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आए बैठे। मैं आजकल देख रही हूँ कि हम लोग जो है ना अपने ऊपर बहुत पैसे लगा रहे हैं। हम लोगों को ज्वेलरी चाहिए, हम लोग को मेकअप चाहिए, हम लोग अपनी सजावट में तो बहुत पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग घर के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे, हम घर को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ये, और आपको इस प्रोफेशन में कितना टाइम हो चुका हुआ है? मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 years हो गए हैं इसमें। इंटीरियर का ताल्लुक ही आपकी घर की जो भी सजावट है, आपका रहन सहन का तरीका है, उससे ताल्लुक रखता है। तो आपका रहन सहन का तरीका जितना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड भी पीसफुल होगा। छोटे छोटे घर बन रहे हैं, 3 मरले का भी घर है, 5 मरले का भी घर है, तो उस घर को बड़ा कैसे दिखाया जा सकता है? आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी यूटिलाइजेशन क्या है, उसके बाद फिर आप देखें कि आपने अपने घर को कैसे मैनेज करना है। जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं उसकी तरफ आप तवज्जो दें। मीन्स कि आपकी मेन एंट्रेंस है तो आपने उसको किस तरीके से डेकोरेट करना है। अगर आप उस जगह को बहुत ज़्यादा किसी भी बड़े बड़े स्कल्पचर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज काफ़ी बड़ा है उससे करेंगे तो जाहिर बात है वो जगह और छोटी लगनी शुरू हो जाएगी। सेकेंडली सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आपके छोटे घर आ जाते हैं उसमें लाइट का बहुत इशू हो जाता है। आप डार्क कलर मत यूज़ करें, लाइट कलर्स यूज़ करें। लाइट कलर यूज़ करने से ये लगता है कि आपका घर ज़रा रोशन है। डार्क कलर्स होते हैं वो मूड पे इफेक्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मूड्स के ऊपर भी इफेक्टिव होते हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर भी होते हैं। जो शार्प कलर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। रेड हो गया, नेवी ब्लू हो गया, ये जितने भी कलर्स हैं ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज़ी से मूव करवाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी आती है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनके रूम्स को लाइट कलर्स में रखें। सेकेंडली डार्क कलर्स नींद पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हम लोगों को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो हम अपनी विंडोज़ रख रहे हैं उनकी क्रॉस वेंटिलेशन इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी कमरा उसमें एक तो सनलाइट आनी चाहिए, ऐसे आप डिज़ाइन करवाएं उससे, और उसमें हवा का रुख भी आपको देखना है। तो आपको क्या लगता है अगर एक 5 मरले का घर है तो उसमें कितने बेडरूम्स होने चाहिए? 3 बेडरूम्स आर इनफ। इंटीरियर डिजाइनिंग और लाइटिंग का आपस में कितना रोल है? बिकॉज ऑब्वियसली जहाँ हम बैठे हैं लाइट्स तो हर जगह लगी हुई हैं। हाँ, आजकल 2 तरह की लाइट्स चल रही हैं, एक वाइट चल रही है, एक येलो लाइट चल रही है। वाइट कलर एक्चुअली आपको एनर्जी तो देती है, बट क्या होता है कि आपको थकावट ज़्यादा देती है। जो सन लाइट है बेसिकली वो हीलिंग लाइट भी कहलाती है आपकी। वो आपकी आंखों के लिए सूथिंग भी बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी जगह पे जैसे कॉमन रूम्स हैं, आपके टीवी लाउंज हैं, आपके ड्राइंग रूम वगैरह है, उसमें आपको येलो लाइट यूज़ करनी चाहिए, ना कि वाइट लाइट यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली येलो लाइट में ये भी होता है कि
आपकी जो कमरे की सजावट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं वो काम किस तरह से स्टार्ट करते हैं? और सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हम ये पूछते हैं कि वो किस फेज में जा रहा है। उस हिसाब से फिर हम उसकी इमेजेस लेते हैं, उसकी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने कंप्यूटर्स में या सॉफ्टवेयर में करते हैं। और वो कैसे होता है वो आप मुझे, आप अभी यहाँ पे कोई है? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, चलें दिखाएं। चल ये हमारा बैक एंड है और यहाँ पे सारे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जो हम लोगों ने बाद में क्लाइंट से अप्रूव करवाने होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वाइट सोफ़ा है, तो काफ़ी क्लाइंट्स जो है हमारे वो वाइट सोफ़ा पसंद नहीं करते, तो फिर हम उनको डिफरेंट कलर्स यहाँ पर बदल कर दिखाते रहते हैं। तो जो कलर उन लोगों को पसंद आता है तो फिर हम इंटीरियर वाइज से भी और एस्थेटिक सेंस के हिसाब से भी फिर हम उनको बताते हैं कि आप ये वाला कलर चूज कर लें। ऑफिस डिजाइनिंग में और एक घर की डिजाइनिंग में कितना फर्क होता है? ऑफिस के लिए आपको एक प्रोफेशनल लुक चाहिए होती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए कितना कंफर्टेबल है एटमॉस्फेयर, क्या आप उनको इतनी स्पेस दे रहे हैं या आप उनको इस तरह का माहौल दे रहे हैं कि वो पीसफुली काम कर सकें। और घर के लिए ये होता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली होना पड़ता है, आपको अपने हाउस होल्ड की चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से आपने अपने घर में आना है, रहना है और चीज़ों को करना है। क्लाइंट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तानी क्लाइंट्स और जो बाहर के आपके क्लाइंट्स हैं उनमें कितना फ़र्क है, रुझान कितना डिफरेंट है लोगों का? अभी तक जो लोकल मार्केट है ना वो इंटीरियर को इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं समझती, लेकिन जो बाहर वाले क्लाइंट हैं वो इसीलिए हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं कि वो अपनी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइन करके चीज़ों को लेके चलते हैं। ये हमारा एक और डिपार्टमेंट है जो बैक हैंड पे काम कर रहा होता है, जैसा कि आप देख सकती हैं इस वक्त। ये क्या हो रहा है इस टाइम पे? ये पूरे हॉल को 360 उस पर दिखा रहे हैं कि आप जहाँ पे भी खड़े होंगे तो उसकी फिर लुक क्या आएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं। बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? क्लाइंट इतना बजट ही नहीं रखता, वो ये कहता है कि मिनिमम बजट में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए। सेकेंडली ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को ये नहीं समझा पाते कि इंटीरियर डिज़ाइन किसी प्रोफेशनल से करवाना कितना ज़रूरी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका काम मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। थैंक यू। आज मैंने आपको सिखाया कि अपने घरों और ऑफिस की स्पेसेस को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ मैंने आपको ये सारा काम होते हुए दिखाया। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Welcome back to Expresso. Since this is the last part of the show, हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन से करवाते हैं। सिंगापुर में इंटेलिजेंस के कुछ मुकाबले हुए और यहाँ पे उकाड़ा के एक तालिब इल्म में शारिक कमाल, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया, उन्हीं से आपकी मुलाकात हमने करानी है। इन मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल और फिर ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट था ये, जिसमें 30 ममालिक के तकरीबन 1600 तालिब इल्म ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया। और शारिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बिलाशुबा सबको पीछे छोड़ा। इससे पहले भी शारिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपिक कॉन्टेस्ट के अंदर। यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था, सिंगापुर में गोल्ड अपने नाम किया है। शारिक ये कैसे कर लेते हैं और उसके पीछे राज क्या है, इसी पे हमने शारिक से इस वक्त बात करनी है। शारिक कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा शारिक, वैसे तो बच्चों को मैथ्स इतना पसंद नहीं होता, लेकिन आपको तो मैथ्स लगता है बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए आपने इतना अच्छा जो कह ले मेडल भी जीता, पोजीशन भी ली। तो अपने इस मैथमेटिक्स को लेके आपका जो इंटरेस्ट है या आपका शौक है और आपने इसको बाकायदा तौर पे कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए भी आप गए मैथमेटिक्स में, तो कितना शौक, कैसे डेवलप हुआ आपका इंटरेस्ट मैथ्स में? ये मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं मैथ्स की बचपन से ही प्रैक्टिस वगैरह करता था और मैंने अपनी मेहनत को जारी रखा। और आखिर में गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहाड़ में जब एडमिशन हुआ तो मेरे उस्ताद कराम ने मेरी मजीद हेल्प की, उन्होंने मुझे इनकरेज किया और मेरे साथ मिलकर मेहनत की और आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और कामयाबी मैंने हासिल की। शारिक, बड़ा आपने आर्मी ऑफिसर्स वाला यूनिफॉर्म पहना है, कैडेट्स वाला यूनिफॉर्म पहना है। डू यू स्टडी देयर विद दिस काइंड ऑफ यूनिफॉर्म यू वेयर और व्हाट? इसके पीछे क्या राज है या शौक है आपको?
Yes sir, I'm studying in Garrison Cadet College Kohart. Sir, Garrison Cadet College Kohart सर एक आर्मी के अंडर इदारा है सर। ये मेरा बचपन से ही शौक था, क्योंकि सर जैसे कि मेरे जो दादा थे वो मोहम्मद असलम खान ASI, वो पुलिस मुकाबले में शहीद हुए थे और मेरे वालिद भी अभी पुलिस में है, इसलिए मैं अपनी यूनिफॉर्म की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त, गुड लक। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा अपने मैथ्स के हवाले से भी बताएं कि जो ज़हानत का मुकाबला हुआ जो सिंगापुर में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप क्या कंपटीशन था, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? तकरीबन 1600 पार्टिसिपेंट थे जिनमें आपने पोजीशन ली है। सो इस कंपटीशन के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे कि मैं गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट में पढ़ता हूं, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, तो गैरिसन कैडेट कॉलेज कोहार्ट में करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमें मौका हासिल होता है कि हम उनमें पार्टिसिपेट करें। तो हमारे कॉलेज से पहले अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड कॉन्टेस्ट में 19 कैडेट्स ने मेडल हासिल किया था। फिर हमें ग्लोबल फाइनल के लिए सिंगापुर में बुलाया गया और हमारे कॉलेज से 6 कैडेट्स उधर गए थे और उन्होंने 7 मेडल हासिल किए। अच्छा। जिनमें मैं एक वाहिद पाकिस्तानी था जिसने एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अपने कॉलेज और मुल्क का नाम रोशन किया। ये सब कामयाब। मुकाबले किस किस्म के थे शारिक? किस किस्म का कंपटीशन था? क्या कुछ MCQs थे, इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे, और फिर ऐसा आपने क्या डिफरेंट किया, आउटस्टैंडिंग किया, द वे यू गॉट द गोल्ड मेडल? जी, 3 तरह के वहाँ पे मुकाबले थे। एक था इंडिविजुअल टेस्ट जिसमें MCQs थे और क्वेश्चंस वगैरह थे। दूसरा गेम्स टाइप था जिसमें माइंड मैथ और मैथ वॉरियर आते थे, जिसमें पजल्स वगैरह थी, वो मैथ के रिलेटेड थी। और जनरल आप बोर्ड मैथ्स रूल्स वगैरह जिसमें इस्तेमाल होते थे। वो 3 तरह के कंपटीशन थे जिसमें मैंने 2 मेडल हासिल किए थे। सही। अच्छा शारिक, ये बताएं, मैथ्स अच्छा करने के लिए क्या प्रैक्टिस होती है? इन जनरल बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता। आपने चूंकि आपको इंटरेस्ट भी है और आपको सारी चीजें आप कर भी रहे हो, सो क्या टिप्स आप दोगे बच्चों को कि मैथ्स अच्छा करने के लिए क्या किया जाए? जी, मैं अपनी यंग जनरेशन को यही पैगाम दूंगा कि वो जिस तरह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए अपना एक गोल सेट करें और प्रैक्टिस करें बार बार। और जिस तरह आपको पता है कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है, मुमकिन बनाने के लिए मेहनत दरकार होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपने उस्ताद कराम से वो रहनुमाई हासिल करें और अपने वालिदैन की दुआएं ज्यादा से ज्यादा हासिल करें ताकि वो भी कामयाब हों और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। कैसा फीडबैक मिला, कैसा वेलकम मिला जब आप गोल्ड जीत कर आए सिंगापुर से? जी, जब मैं गोल्ड जीत के आया तो सबसे पहले मुझे ओकाड़ा में मेरे कॉलेज वालों ने मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया और उसके बाद मुझे ओकाड़ा में शोधा की तकरीब में मुझे स्पीच के लिए बुलाया गया और वहाँ पे मुझे 20,000 रुपीज इनाम प्राइज दिया गया। That's great, that's great. और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, शौक आपको फौजी बनने का, यूनिफॉर्म आपने अभी से पहन ली है, लेकिन मैथमेटिशियन आप बहुत अच्छे हैं। आपको नहीं लगता आपको साइंस या किसी और शोबे में जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी स्किल्स इस जानिब आजमाएंगे और डिफेंस की तरफ आप अपना दिमाग बेहतर समझते हैं कि इस्तेमाल हो पाएगा? जी, मैं ज्यादा बेहतर यही समझता हूँ कि मैं डिफेंस की तरफ जाऊँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने बताया कि मेरे दादा शहीद हैं और मेरे जो वालिद हैं वो भी पुलिस में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अपने ये लेगेसी है कि हम लोग सारे आर्म फोर्सेस में हैं, तो इस तरह इसको हम आगे बढ़ाएं और मैं भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करूं ताकि मजीद में मुल्क कौम का नाम रोशन करूं। अल्लाह करे आप कामयाब हो जो आपके प्लान्स हैं। थैंक यू वेरी मच शारिक कमाल, बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन किया। शारिक कमाल हमारे साथ मौजूद थे। ज़हानत के आलमी मुकाबलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। से हम बात कर रहे थे। जी, शो का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक आपने हमें देना है, आपको आज का शो कैसा लगा, उसके लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।